नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर मच रहा सियासी बवंडर। बीजेपी ने लगाया प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप। कार्यक्रम में राहुल की भाषा को लेकर कड़ा ऐतराज। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, षड्यंत्रकारी भारत के अंदर षड्यंत्र करते रहे और षड्यंत्र की वजह से देश हुआ था गुलाम। उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसा, 7 लोगों की मौत, 14 का किया गया रेस्क्यू। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, हालातों का भी लिया जायजा। रांची में छात्रों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी। मांगों को लेकर अनशन पर डटे छात्र। 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा, आंदोलन को देंगे मजबूती। इस 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। और वहीं नर्मदा नदी की जलधारा में अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ये जानकारी आपको देते चले, जहां अनोखी तिरंगा यात्रा उफनती नर्मदा में तिरंगा को लेकर तैराकों ने ये यात्रा निकाली है। हर घर तिरंगा के तहत नर्मदा में अनोखी यात्रा निकाली गई। देशभक्ति का ये अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां हाथों में तिरंगा और लहरों के बीच देशभक्ति का ये जोश देखने को मिला। जबलपुर में तैराकों ने देशभक्ति का संदेश यहां दिया है। नर्मदा नदी में हर घर तिरंगा के तहत नर्मदा में ये अनोखी यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी की जलधारा में अनोखी तिरंगा यात्रा का यह खास आयोजन किया गया है। उफनती नर्मदा में तिरंगा लेकर तैराकों ने यात्रा निकाली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक दिन पहले ये खास देशभक्ति का संदेश देते हुए तैराक नजर आए और बड़ी तादाद में यहां तैराकों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में और हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नर्मदा नदी में यह खास आयोजन, जहां जलधारा के बीच अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। उफनती नर्मदा में तिरंगा लेकर तैराकों ने यह यात्रा निकाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवम, देखें यहाँ खासतौर पर ये जो अद्भुत और अनोखा नजारा एक दिन पहले देखने को मिला है, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या जानकारी से लेकर? जी मैडम, देश के प्रति लोगों में अलग ही जुनून और जज्बा रहता है, तो मैडम उसी के तहत ये नर्मदा नदी के तेज बहाव में तिरंगा को लेकर तैराकों ने कुछ दूरी तय की और तिरंगा को लहराते हुए देश भर में सभी को ये दिखाया।
बिल्कुल, यहाँ देखें ये कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किया गया और कहाँ से, क्या ये राज्य स्तर पर था या जिला स्तरीय आयोजन किया गया था, इसको लेकर किस तरह की जानकारी? जी मैडम, जिला स्तरीय कार्यक्रम था और जो आज के युवाओं में जो उमंग है देश के प्रति, उसी को लेकर यह देश के प्रति समर्पित यह कार्यक्रम किया गया है। जी ठीक है, देखिए हर घर तिरंगा की हम खास तौर पर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय जो संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाती है। अब ऐसे में देखें यहाँ नदी के बीच ये तमाम जो तैराक है वो नजर आते हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जाती है जो सिर्फ सड़कों से नहीं बल्कि अब नदियों की जलधारा में भी यहाँ इसे दिखाने की कोशिश की जाती है। अब कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जो हिस्सा लेने वाले लोग रहे उनका क्या कुछ कहना है? मैडम, जो मतलब जबलपुर जिले में ये एक अनोखी यात्रा मानी जाती है और मैडम जो जिन्होंने हिस्सा लिया उनके अंदर एक अलग ही जज्बा था। उनका ये कहना है कि हम देश के प्रति कुछ अलग करना चाहते हैं और हमारा तिरंगा विश्व में ऊंचा रहे, इसलिए हम यह इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर अगर हम देखें जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें कितना उत्साह? यहाँ आसपास भी रैलियां निकाली जा रही हैं। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तिरंगा लेकर अपने हाथों में रैलियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जी जूही जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ नर्मदा नदी की जलधारा के बीच की ये तस्वीरें और बड़े उत्साह के साथ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और उफनती नदी के बीच आप देख सकते हैं कितना पानी है और इसके बीच हाथों में तिरंगा लिए तमाम जो तैराक है वो नजर आए। तो देशभक्ति का ये संदेश देने की कोशिश एक दिन पहले ही खास आयोजन हर घर तिरंगा के तहत ये अनोखी यात्रा निकाली गई। नाव के साथ साथ लोग इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए और वहीं इसी बीच एक और जानकारी आपको देते चले, जहां हम बात करें तो कुर्ला लैंडस्लाइड में बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा। तो ये जानकारी आपको देते चले, जहां भूस्खलन ने अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, यानी कि अभी तक अगर बात करें 8 लोगों की मौत की पुष्टि और राहत कर्मियों ने मलबे से एक और शव निकाला है। तो कुर्ला से ये अगर हम देखें तो जो घटना सामने आई, 31 घंटे बाद मलबे से युवक का शव निकाला गया। सद्दाम के रूप में मृतक की पहचान की गई है, यानी कि एक और जो शव बरामद किया गया है उसकी पहचान सद्दाम के रूप में की गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो भूस्खलन में अब तक 8 लोगों की मौत और अभी भी लगातार देखें तो प्रशासनिक अमला मौजूद और ऐसे में पूरी जो राहत बचाव की टीमें हैं उनकी भी मौजूदगी। राहत कर्मियों ने मलबे से एक और शव निकाला। 31 घंटे बाद मलबे से युवक का शव निकाला गया है। कुर्ला से यह खबर महाराष्ट्र के, जहां राहत कर्मियों ने मलबे से एक और शव को बरामद किया गया है और इसी के साथ अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश रूपवते हमारे साथ ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, इस वक्त अगर देखें तो एक और शव निकाले जाने की खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट? जी देखिए, ये मामला जो कुर्ला में भूस्खलन हो गया था, काफी बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर, वो चौल के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ था। इसमें अभी तक बताया जा रहा था कि 6 लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी एक वहां से शव निकला। अभी जो मृत्यु की संख्या है वो 8 हो गई है और 4 लोग घायल बताई जा रही है। हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ था और इसमें काफी लोग फंसने की गुंजाइश जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक 8 जो मृत है वो निकाले गए हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। इनको जो अस्पताल है उसमें दाखिल किया है। अभी जो वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर तैनात है। 108 जो एम्बुलेंस वहां पर जो तैनात है और मौके पर बचाव कर अभी भी जारी है। जो वहां पर भूस्खलन हुआ है वहां पर काफी मिट्टी जमा हुई है। वहां पर मशीन की जरिए वो सब जो मिट्टी है वो निकाली जा रही है और जो प्रशासन है उन्होंने अभी जो मृत है उनको प्रशासनिक तौर पर और खास तौर पर हम सरकार की तरफ से देखिए और क्या कुछ इसको लेकर अतिरिक्त जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही, किस तरीके से पूरी जो रेस्क्यू की बात करें वो किए जा रहे हैं? जी देखिए, जो प्रशासन है उनकी ओर से 4 लाख का मुआवजा जो मृत है उनको घोषित किया गया है और
जो घायल उनको 50,000 रुपए मदद देने की जानकारी अभी तक मिल रही है। घटनास्थल पर जो मुंबई के मेयर वो भी पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य में जो सब सुविधा है वो सुविधा दी जा रही। अभी तक ठीक है। वहां से 8 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई और जो 4 लोग हैं उन पर उपचार चालू है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जो सियासी घमासान है अभी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक एक करके देखिए, अगर तमाम जो राजनीतिक दल है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हर तरफ जो बयानबाजी का दौर है वो भी जारी है। और संसद के मानसून सत्र की बात करें, लगातार जो घमासान मचे रहे और ऐसे में अगर हम देखें इस वक्त तो 20 जुलाई की घटना और इसी के साथ विपक्ष के हंगामे और इसी के साथ सरकार के 24 घंटे, तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष की वजह से जो है संसद का मानसून सत्र पूरे के पूरी तरह से हंगामे में तब्दील हो गया और किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पाई। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सांसद जी मौजूद हैं, उनसे सीधे सीधे जानेंगे। मौर्य जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कि जो मानसून सत्र है वो विपक्ष की वजह से जो है पूरी तरह हंगामे में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे इस पर? संसद का मानसून सत्र देश की जनता के लिए और ख़ास करके जो हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के सांसद हैं, उनके लिए बहुत उम्मीदों भरा था कि हम आए हैं क्षेत्र से, जनता की समस्याएं उठाएंगे, सरकार उनको सुनेगी और सरकार जवाब भी देगी और इसी बहाने बहुत से विकास के मुद्दे जो जनता चाहती है उस पे भी सरकार से उम्मीद बनती है कि सरकार कुछ देगी। आप बोल रहे हैं विपक्ष चाह रहा था चर्चा हो जाए, वहीं सत्ता पक्ष ये कह रही है कि हम चर्चा को तैयार थे, हमने मांगे भी मानी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बावजूद भी जो विपक्ष जो है वो हंगामा करता रह गया, चर्चा ही नहीं होने दिया, चर्चा से भाग रहे। नहीं, चर्चा के लिए आपको शायद जानकारी होगी कि लोकसभा के जब कार्य होता है, बैठक होती है, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा होगी उसका एजेंडा रोजाना सदस्यों को दिया जाता है, प्राप्त होता है। तो अगर उनको चर्चा करनी थी तो एजेंडे में उसको शामिल करना चाहिए। केवल अगर मीडिया में कहने से चर्चा थोड़ी हो जाएगी। चर्चा तब होगी जब वो एजेंडे में आएगा हमारे पास, और अगर एजेंडे में छप के आता कि फला दिनांक को इतने बजे से चढ़ावा चोरी पे चर्चा होगी, जो यहाँ पे लड़कों पे लाठियाँ चली, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें जो लोगों को चोटें आई हैं उन पे मुकदमे लिखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मैं 24 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं बताया ना, वो तो मीडिया में बात कर रहे हैं। जो एजेंडा हमारे पास आता है, क्या उस एजेंडे में वो चर्चा का विषय आया? अगर एजेंडे में नहीं आएगा तो बाहर हम कुछ भी कहते रहें। लोकसभा नियमों से चलती है। लोकसभा में हम लोगों ने, विपक्ष को अधिकार है कि हम जिस विषय को उठाना चाहते हैं उसकी नोटिस दें। हमारी पार्टी की तरफ से लगातार नोटिस लगाए गए, लेकिन उस नोटिस को संज्ञान नहीं लिया गया। उसका सारा प्रमाण है, आप विधानसभा लोकसभा में जाके देख भी सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, नीरज मौर्य जी मेरे साथ थे, जिन्होंने सदन के मुद्दे पर भी बात की और साफ साफ उनका यही कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी तरह से चर्चा से भाग रही थी, तख्तियां लेकर वो सदन में नारेबाजी कर रही थी, जो कि सत्ता पक्ष को नहीं करना चाहिए था। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं संगीता झा, TNP न्यूज। बात करेंगे खबरों की और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप दीक्षित से हमारे संवाददाता राजधानी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, एक नजर इस तरफ। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो रचनात्मक कांग्रेस और आज राहुल गांधी का जिंजी वाला अवतार, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, किस तरीके से देखें? नहीं, ये कोई उनका जिंजी वाला अवतार नहीं है। यही वो थे, यही वो हैं।
एक समय में बहुत उनके खिलाफ प्रचार प्रसार होता था, उनकी बात को तोड़ मोड़ करके पेश किया जाता था। शायद समाज में कुछ दूसरी समझ थी, वही बात, वही चीज़, वही लहजा, वही तौर तरीका उनको लगता था कुछ और है। लोगों का कुछ मीडिया के द्वारा प्रधानमंत्री का ज़्यादा प्रभाव था, तो भाई दिलो दिमाग में एक ही इमेज ज़्यादा रहती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की सत्यता लोग देखने लगे और लगा कि यार आज जिस चीज़ पर हम करुणा गान कर रहे हैं, इसी तरह की कविता राहुल पहले भी लिखते थे। उस समय हम उनके गाने को तुकबंदी मानते थे, आज पता चला कि कविता ही नहीं है, वो काव्य है, तो लोग समझने लगे। तो आज उस आर्टिस्ट को, व्यक्ति को, उन कविताओं को गढ़ने वाले को पता चलने लगा। कभी होता है, आपने प्यासा पिक्चर देखी होगी, जब तक वो कवि, वो शायर जिंदा था, लोग उस पर हंसते थे। एक बार वो चला जाता है, एक जैकेट मिलता है, उसमें उसकी कविता लोग पढ़ते हैं और फिर उसकी लाखों कॉपियाँ बंटने लगती हैं, फिर पता चलता कि नहीं वो गया, नहीं वो है। तो एक तरीके से, इसी तरीके से समाज ने आज इस नए कवि को देखा है। संदीप जी, आप चूंकि रचनात्मक कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं और आज जिस तरीके से बीच बीच में हमने देखा कि एक हास्य वे में चीज़ें प्रकट की गई, राहुल गांधी के भी तरफ से, आपके तरफ से भी, अब जनता तो जनता है, इसको पूरी तरीके से राजनीतिक एंगल दिया जाएगा। अब आगे जो इसका विरोध होगा उस, अब स्वाभाविक है, कोई राजनीतिक नेता वो बात राजनीति की करेगा, कोई गवैया आएगा गायन की करेगा, कोई मस्खरा आएगा वो मजाक करेगा, हर आदमी अपने तरीके से करता है। ये जो लोग आए थे, ये किसी चिन्ह के नहीं है, ये कोई कांग्रेसी नहीं थे। आप उनसे बात करिए, ठीक है, संविधान के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, प्रगतिशील मूल्य में विश्वास रखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का सम्मान करते हैं, कांग्रेस भी उन्हीं विचारों को करती है। तो एक तरीके से हम लोग कहीं साथी हैं, फेलो ट्रैवलर हैं, लेकिन इनमें से कोई वो नहीं है जो हमारा मेंबर। कुछ लोग होंगे वो भी सभ्य समाज का हिस्सा हैं, तो ये, लेकिन वो लोग थे जिनकी भाषा, जिनकी वाणी, जिनकी करुणा, जिनकी वेदना, जिनकी समझ वही है जो राहुल जी की है। तो जब वो वही बातें कह रहे थे तो एक तार कस रही थी। आखिरी सवाल, रचनात्मक कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, जितने गैर राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं जो राजनीति से जूझते हैं, शिक्षा की राजनीति से, स्वास्थ्य की, संघर्ष की, विकास की, आर्थिक नीतियों की, न्याय की, अन्याय की, जो रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखते हैं, उनसे बात करनी, संवाद करना, उनसे सोच समझ रखनी। एक तरफ कांग्रेस और उनके बीच में एक पुल का काम करना, एक सेतु का काम करना, और दूसरा हमको उनकी समझ से अपनी समझ बढ़ानी। टीएनपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए तभी आपने संदीप दीक्षित जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया कि रचनात्मक कांग्रेस का मूल उद्देश्य है देश के उन सभी वर्गों से जुड़ना जो मूल रूप से देश का हित भी चाहते हैं और सभी वर्ग को साधने की कोशिश भी की जाती है। कैमरामैन कमलेश के साथ अपराजिता सिंह, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।